अभी हम फर्स्ट चैप्टर जो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है उसी में एक टर्म है आपका डायमेंशन एनालिसिस, वो पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक है। पिछले क्लास में मैंने आपको डायमेंशन निकालने का कुछ आइडिया दिया था, फंडामेंटल यूनिट्स पे होता है, उसी को यूज़ करके बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या था आपका डायमेंशन ऑफ मास को क्या लिखते हैं एम, डायमेंशन ऑफ लेंथ एल, डायमेंशन ऑफ टाइम टी, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर के, डायमेंशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट ए। तो जनरली फिजिक्स में यही टर्म यूज़ होते हैं जिससे हम डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालने के बहुत सारे यूजेस हैं। इस टेक्निक से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बता सकते हैं डायमेंशन के हेल्प से। दूसरा, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे मान लो v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एक मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो हम चेक कर सकते हैं किसी भी अननोन फिजिकल इक्वेशन को कि वो सही है या गलत है। सो डायमेंशनल मेथड कैन चेक एक्यूरेसी ऑफ अ रिलेशन गिवन। तो पहले तो हम इससे यूनिट निकाल सकते हैं, फिर कोई अगर आपको इक्वेशन पता है फिजिक्स का तो वो चेक करके बता सकते हैं कि वो सही है या गलत है। तीसरा इसका यूज़ है, आपको पता है कि कोई क्वांटिटी किसी चीज़ पे डिपेंड करती है तो हम उसके बीच में रिलेशन बना सकते हैं। तो ये सब सीखेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले भी हम डायमेंशनल निकालना सीख रहे हैं, कैसे होगा। कल मैंने आपको बताया था डायमेंशन ऑफ एरिया क्या था, एल स्क्वायर। अब आप इसको m0 L2 T0 लिख सकते हो। उसी तरह से डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या निकला था, L3। आप इसे m0 L3 T0 लिख सकते हैं। फिर मैंने डेंसिटी बताया आपको, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज, डेंसिटी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी की डायमेंशन निकालने के लिए आपको मास की डेंसिटी चाहिए या फिर वॉल्यूम की डेंसिटी चाहिए। तो मास का हमें पता है m और वॉल्यूम का पता है L3। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इट केम आउट एज ml-3। ठीक है। अब देखिए, मैं जो पहली यूज़ थी कि डायमेंशन की कि हम इसके हेल्प से यूनिट बता सकते हैं, तो अब आप देखो कि अगर मुझे एरिया का यूनिट बताना हो तो यहाँ पे ये एल को देखो, एल क्या है, लेंथ। ये फंडामेंटल यूनिट है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो लेंथ का मीटर होता है और ये एल स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। उसी तरह से वॉल्यूम देखो, यहाँ लेंथ का मीटर होगा, अब डायमेंशन L3 है तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब। उसी तरह से डेंसिटी की अगर हम यूनिट निकालें तो इसको देखो, इस रिलेशन को या इसको देखो, क्या ये m का पावर है 1, तो मास का होता है kg और लेंथ का मीटर, तो kg मीटर -3। ये यूनिट आ गया, किसका यूनिट है, डेंसिटी का। ऐसा ही सिस्टम में, ठीक है। डेंसिटी के बारे में आप लोगों ने पता होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, या इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम पर सीसी भी लिखा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे निकालते हैं दूसरी डायमेंशन, दूसरे क्वांटिटी का। जैसे
रिकॉर्ड मत करो, अपना वॉइस बंद करके रखो, माइक बंद करो और रिकॉर्डिंग मत करो वीडियो का। ओके, नाउ कम टू, माइक बंद करो ना। अब देखो डायमेंशन निकालना है डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है? ये भी एक टाइप का लेंथ ही है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन एल होगी बिकॉज ये लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो इसका भी डायमेंशन एल होगा। तो अब डिस्टेंस के जितने भी फॉर्मेट हैं आपके पास, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, इन सब का डायमेंशन एल ही होगा। अब अगर हम मान लो निकालना चाहते हैं स्पीड का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड इज डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बाय टाइम, तो अगर मैं स्पीड का डायमेंशन निकालूं तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब डिस्टेंस का डायमेंशन है एल और टाइम का है टी। कैसे निकल रहा है ये? एल टी माइनस 1। अब स्पीड के लिए अगर यूनिट निकालना चाहो तो इसी को देख के हम यूनिट निकाल सकते हैं। पहला यूनिट क्या होगा आपका? मान लो ऐसा यूनिट निकालते हैं, तो लेंथ का मीटर, देखो डायमेंशन को देख के यूनिट लिखेंगे। लेंथ का मीटर, और ये टी टाइम है तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो मीटर सेकंड माइनस 1, ये ऐसा ही सिस्टम है। दूसरा है लेंथ का हो गया सेंटीमीटर। मान लो अगर मुझे सीजीएस सिस्टम में निकालना है यूनिट, तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ के लिए क्या यूज होगा? सेंटीमीटर। और टी माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे? सेकेंड माइनस 1। उसी तरह से अगर हम एफपीएस सिस्टम में यूनिट निकालना चाहें तो लेंथ के लिए यूनिट होगा फीट और टाइम का होगा सेकेंड, तो फीट पर सेकेंड। तो स्पीड का डायमेंशन क्या निकला? एल टी माइनस 1, और इस डायमेंशन को देखते हुए हम उसकी यूनिट लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया डायमेंशन कैसे निकालते हैं? चलिए, दूसरा आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी है, तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का यूनिट ही है, लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन एल होता है और टाइम का टी, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका? एल टी माइनस 1। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम आई, और वो है आपका एल टी माइनस 1। अब दोनों का यूनिट भी सेम हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। जो मैंने बताया पिछली बार स्पीड में 3 सिस्टम में लिखे थे, वही यहाँ भी आ जाएगा। अब मान लो मुझे एक्सेलरेशन का निकालना है डायमेंशन। तुम छोड़ दो क्लास, चले जाओ। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी माइनस 1, चेंज इन वेलोसिटी भी आपका हो जाएगा एल टी माइनस 1, क्योंकि जो वेलोसिटी है वही चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कुछ तो चेंज होगा। जैसे मान लो कोई बॉडी चल रही 3 मीटर पर सेकेंड से, और उसकी वेलोसिटी बाद में चेंज हो गई 5 मीटर पर सेकेंड,
तो चेंज क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज होने के बाद भी है तो वो वेलोसिटी ही, तो वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1 डिवाइड बाय टाइम t, तो इसकी डायमेंशन हो गई lt माइनस 2। सो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज lt माइनस 2। अब अगर मैं इसका यूनिट निकालूं तो देखिए, इसको देख के यूनिट लिखेंगे। लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, और टाइम का क्या होगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा ही सिस्टम। ठीक है। दूसरा, अगर सीजीएस सिस्टम में मुझे यूनिट लिखनी है तो हम क्या करेंगे, लेंथ का हो जाएगा सेंटीमीटर और टाइम का हो गया सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। उसी तरह से एफपीएस यूनिट में अगर हम देखें तो इसकी यूनिट हो जाएगी, लेंथ की हो जाएगी फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो, अब डायमेंशन मैंने वेलोसिटी का निकाला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वो था lt माइनस 1, और फिर इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो एक टेक्निक है, डायमेंशन पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद उसकी यूनिट लिखते हैं। उसी तरह से जब हम एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालेंगे तो हमें पहले इसकी फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब आपको फॉर्मूला पता है, आपने लिख लिया इसे। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालेंगे तो इसका डायमेंशन वेलोसिटी डायमेंशन डिवाइड बाय टाइम डायमेंशन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले आया था lt माइनस 1 और टाइम का t। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा आपका lt माइनस 2। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई सिस्टम में, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में, और फीट पर सेकेंड स्क्वायर एफपीएस सिस्टम में। ये जो यूनिट्स हैं कहाँ से लिखी गई, इस डायमेंशन इक्वेशन को देख के लिखी गई है। ठीक है। चलिए, इसी तरह अब हम आगे चलेंगे, फोर्स का डायमेंशन देखेंगे। चलिए फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं। मुझे इस फोर्स का डायमेंशन निकालना है, तो फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए मुझे फोर्स के लिए एक फॉर्मूला चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 9th क्लास में पढ़ा हुआ, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल्स मास मल्टीप्लाइड एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब अगर मैं इसका डायमेंशन निकालूं तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपने निकाला है अभी lt माइनस 2। तो फाइनली डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना आया ml t माइनस 2। अब आप इसको देख करके यूनिट लिख सकते हैं। कैसे, देखो, अगर मुझे ऐसा यूनिट निकालना है, पहले तो फोर्स का डायमेंशन आ गया ml t माइनस 2। तो पहली यूनिट क्या हो जाएगी, मास की जगह केजी, लेंथ की जगह मीटर और टाइम की जगह सेकेंड माइनस 2। तो फोर्स के लिए पहला सिस्टम यूनिट आया एसआई में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मान लो मुझे सीजीएस सिस्टम में यूनिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, वापस डायमेंशनल इक्वेशन देखेंगे ये वाला। अब सीजीएस सिस्टम में मास के लिए क्या होता है, ग्राम, यहाँ लिखा ग्राम, लेंथ के लिए होता है सेंटीमीटर और टाइम सेकेंड ही रहता है। तो फोर्स का सिस्टम यूनिट सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसी तरह से अगर हम एफपीएस सिस्टम में देखें तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, लेंथ, देखो m, फिर वापस हम डायमेंशन में चले गए। अब एफपीएस सिस्टम है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो यहाँ पहले मास है, तो मास का एफपीएस यूनिट क्या होता है, पाउंड। लेंथ का क्या होता है, फीट।
पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो LB लिखा है ये पाउंड है, FPS यूनिट ऑफ मास। तो अब देखो, पहले फोर्स का डायमेंशन निकाला, अब डायमेंशन आ गया MLT-2, फिर इसको देख के मैंने सिस्टम यूनिट लिखा। अब इस सिस्टम यूनिट को बार बार अगर हम यूज़ करेंगे तो बड़ी यूनिट हो गई, बार बार बोलना पड़ेगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक इनकन्वीनियंट होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जब यूनिट बड़ी हो जाती है तो उसके जगह पर एक डिराइव्ड यूनिट यूज़ की जाती है। ये सारे आपके क्या थे, सिस्टम यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट क्या होगा, जैसे ये पहला ऐसा ही था आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस पूरी टर्म को यूनिट डिराइव्ड यूनिट नेम दिया गया न्यूटन, और इसको सिंबल में कैपिटल N से लिखेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स के लिए पहले डायमेंशन निकाली गई, फिर सिस्टम यूनिट लिखा गया, और फिर डिराइव्ड यूनिट बनाया गया। डिराइव्ड यूनिट है इजी, फंक्शन इजी करने के लिए शॉर्ट यूनिट दी गई, और ये साइंटिस्ट के ऑनर पे भी रखा गया। ठीक है, उसी तरह से फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको डाइन लिखा गया, मतलब ये जो डिराइव्ड यूनिट होगा वो डाइन होगा, इसका कोई शॉर्ट सिंबल नहीं है। तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स का डायमेंशन था, और डायमेंशन निकालने के साथ जो उसकी डायमेंशन की जो पहली यूज़ होती है कि डायमेंशन के हेल्प से आप किसी सिस्टम का यूनिट निकाल सकते हैं, तो हमने सिस्टम यूनिट निकाला और फिर डिराइव्ड यूनिट बताया। अब पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि अगर आपको किसी एक सिस्टम में वैल्यू पता है तो उसके इक्विवेलेंट दूसरे सिस्टम में हम वैल्यू बता सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। जैसे यूनिट में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि N1U1 = N2U2। इस फॉर्मूले का यूज़ हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखो 1 न्यूटन इतना होता है, ये किस सिस्टम में है, SI सिस्टम में। 1 डाइन इतना होता है, ये किस सिस्टम में है, CGS सिस्टम में। तो एक SI सिस्टम का यूनिट है, ये CGS सिस्टम का यूनिट है, और मुझे अगर इन दोनों को रिलेट करना है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 न्यूटन में कितना डाइन है, तो क्या करेंगे, तो ये पहला सिस्टम है और ये दूसरा सिस्टम है। मान लो ये SI सिस्टम के लिए लिया गया और ये CGS सिस्टम के लिए लिया गया। तो यहाँ पे N1 की जगह हम क्या लिखेंगे, तो नंबर है 1, U1 की जगह क्या लिख देंगे, डाइन। अब यहाँ पे N2, मुझे ये N2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा। तो इस N2 की जगह डाल देंगे x और U2 की जगह डाल देंगे डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू x डाइन, मतलब मुझे अभी ये x की वैल्यू पता करनी है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले तो डायमेंशन निकाला, फिर डायमेंशन की हेल्प से यूनिट निकालना सिखाया। यूनिट 2 तरह की होती है, एक सिस्टम यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट, वो भी निकल गए। आगे और भी एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन बीच में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता रहा हूँ कि आप एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट से रिलेट कर सकते हैं, एक ही फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे न्यूटन और डाइन दोनों फोर्स का यूनिट है। अब हमें ये जानना है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो मैंने लिख दिया 1 न्यूटन = x डाइन। अब हम क्या करेंगे, इस न्यूटन है क्या, न्यूटन है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाइन क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, x =
ये ग्राम को इधर डिवाइड कर दो, केजी बाय ग्राम, मीटर बाय सेंटीमीटर, और सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरी चीज इधर ले जाएगी और वो यहाँ पे आया। अब आप देखिए, आपको तो निकालना x की वैल्यू, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, और ये तो कट ही गया। अब ये ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये कितना निकला? 3 to 5, 10 पावर 5, मतलब x की वैल्यू आई 10 पावर 5। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, क्या मिलेगा मुझे? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 9। ये रिलेशन आया, मतलब 1 न्यूटन 10 पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो ये कैसे हुआ? बिना डायमेंशन के तो नहीं आता। पहले न्यूटन और डाइन दोनों किसका यूनिट है? फोर्स का। पहले मैंने फोर्स का डायमेंशन निकाला, डायमेंशन से सिस्टम यूनिट लिखी, और हर एसआई सिस्टम में हमें पता है कि ये न्यूटन हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में डाइन हो जाएगा। फिर दोनों को रिलेट किया इस फॉर्मूले से, तो 1 न्यूटन एक्स डाइन हुआ। अब मुझे ये रिलेशन पता करना था, फिर न्यूटन की वैल्यू डाली, डाइन की वैल्यू डाली और कैलकुलेट कर लिया। तो ये सब डायमेंशनल एनालिसिस है। अभी हमने क्या पढ़ा? फोर्स का डायमेंशन। अब इसी तरह आगे चलते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम का डायरेक्शन निकालना है, डायमेंशन। मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? तो आपको पता है मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो मोमेंटम को हम मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब देखिए, मास का डायमेंशन मुझे पता है m, वेलोसिटी का डायमेंशन पता है LT-1, तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या निकला? mL-T-1। ठीक है, अब डायमेंशन है आपके पास, अब आप यूनिट बता सकते हैं क्या क्या होगा। तो अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो इसकी पहली यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट में देखें तो ये यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। एफपीएस में देखें तो पाउंड फीट पर सेकेंड। ठीक है, ये मोमेंटम का डायमेंशन हुआ, इसमें कोई डिराइव्ड यूनिट नहीं है। राइट, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप देखो, आप एक चीज जानते होंगे, F इजिकल टू ma होता है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आया। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, F इंटू डेल्टा टी इजिकल टू m इंटू डेल्टा वी। ठीक है, ये F इजिकल टू ma से आया। अब ये चीज है क्या? मोमेंटम है, और F इंटू डेल्टा टी क्या है? आपका इम्पल्स है। तो इम्पल्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम। तो जो मोमेंटम की डायमेंशन होगी वही इम्पल्स की भी डायमेंशन हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू mL-T-1, और इसकी यूनिट भी यही होगी। ठीक है,
अब यूनिट की बात करें तो इम्पल्स का यूनिट हो जाएगा यहाँ से न्यूटन इंटू सेकेंड, है ना। इम्पल्स क्या है, फोर्स इंटू टाइम, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन इंटू सेकेंड, ये डिराइव्ड यूनिट है। और मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, इससे देखेंगे, मास हो गया केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड, इम्पल्स की यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड। दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी भी है। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए इसे फटाफट। आपके एनसीईआरटी बुक में पीछे बहुत सारे चार्ट बने हुए हैं, उसमें बहुत सारे क्वांटिटी का डायमेंशन दिया हुआ है, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी आपको वो टेबल से देखना होगा, याद करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तब तो आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे डायमेंशन के, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है क्वांटिटी का, समझ में आया है, तो आप इसको बना सकते हैं, इस तरह से डिराइव कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, चलिए अब मान लो मुझे डायमेंशन निकालना है प्रेशर का। प्रेशर का डायमेंशन निकालना है, कितना होगा। तो प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और प्रेशर आपको पता है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा प्रेशर के बारे में। इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या हो गया, ml t-2, एरिया का क्या हो गया l स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या निकल के आएगा, ml -1 t-2। ठीक है, ये डायमेंशन निकला आपका प्रेशर का। अब अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एक तो सिस्टम यूनिट लिखी जाएगी, जो हम इस डायमेंशनल इक्वेशन को देख के लिख सकते हैं। कौन कौन सा होगा, मास का केजी, लेंथ का पर मीटर, ये किस में, एसआई सिस्टम में। अगर सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे तब मास का ग्राम, सेंटीमीटर -1, सेकेंड -2। एफपीएस सिस्टम में लिखेंगे फिर पाउंड पर फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिस्टम यूनिट आ गया। लेकिन इस फॉर्मूले से भी आप डिराइव यूनिट बना सकते हैं प्रेशर के लिए। एसआई में पहला यूनिट क्या हो जाएगा आपका, फोर्स होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एक और ऐसा यूनिट होता है पास्कल, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये प्रेशर का डायमेंशन था, ये सिस्टम यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट है, इतने सारे होते हैं। 1 पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर के बहुत सारे यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, ये सब आप आगे चल के पढ़ेंगे, मतलब टॉर, बार, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। चले, तो ये डायमेंशन निकालने के तरीके हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे पहला क्या जरूरत पड़ता है, फॉर्मूला का। एक बार फॉर्मूला पता है तो फिर आप उसका डायमेंशन निकाल लेंगे और फिर सिस्टम यूनिट आ जाएगी। चलिए,
वर्क, मान लो मुझे वर्क का डायमेंशन निकालना है, तो वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एल। अब सॉल्व करेंगे इसे तो एम एल टू टी माइनस टू, दिस इज डायमेंशन ऑफ वर्क। अब आप डायमेंशन निकाल लिए, अब आप यहाँ से सिस्टम यूनिट लिखेंगे। तो सबसे पहला सिस्टम यूनिट एसआई में क्या होगा, मास का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगा, मास का ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस टू, सेकेंड माइनस टू। एफपीएस यूनिट क्या होगा, पाउंड फीट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिस्टम यूनिट है ना, ये डायमेंशन को देख के लिखी गई है। अब अगर मैं डिराइव्ड यूनिट की बात करूं तो पहला एसआई में पहला वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। जूल इसे कैपिटल जे से लिखी जाती है, ये एसआई यूनिट है। इसका एक और एसआई यूनिट हम लिख सकते हैं, क्या, फॉर्मूले पे आ जाओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो एक रिलेशन क्या निकला मेरा, 1 जूल किसके बराबर है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 जूल ऐसा यूनिट है और सिस्टम का ऐसा यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को 1 जूल कहते हैं। तो 1 जूल इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा है आपका सीजीएस यूनिट, वर्क का सीजीएस यूनिट होता है अर्क्स। अब 1 अर्क्स को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन निकला ml2 t माइनस टू, फिर मैंने इसको देख के सिस्टम यूनिट निकाला, फिर डिराइव्ड यूनिट बताया ये होता है एसआई और सीजीएस सिस्टम में। तो 1 जूल इसने के बराबर है, 1 अर्ग इसके बराबर है। ये डायमेंशन एनालिसिस हुई। अब मान लो मुझे इस जूल और अर्ग में रिलेशन बनाना है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे 1 जूल हम मान लेंगे लेट 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग्स, 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग्स। अब जूल की जगह आप क्या लिखोगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अक्स की जगह क्या लिखोगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ग्राम, इनको डिवाइड कर दो इधर, केजी बाय ग्राम मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड माइनस टू बाई सेकेंड माइनस टू, ये कट जाएगा। अब 1 केजी में कितना ग्राम है, 10 पावर 3 ग्राम। अब ये देखो मीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर है, पावर है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी, मीटर बाय सेंटीमीटर और फिर होल पावर, ऐसे जाना पड़ेगा, ये सही तरीका है। अब ये ग्राम ग्राम तो कट गया आपका यहाँ पर,
अब मीटर की जगह क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 पावर 4, और 10 पावर 4 इंटू 10 पावर 3 कितनी आ जाएगी 10 पावर 7, तो x की वैल्यू है 10 पावर 7। तो क्या रिलेशन निकल के आया, 1 जूल x की जगह क्या डालेंगे 10 पावर 7, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अक्स, ये रिलेशन आ गया। तो डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल एनालिसिस में पहले हमने डायमेंशन निकालना सीखा, फिर डायमेंशन का मैंने आप यूजेस बताना सीखा कि पहला यूज़ क्या था, किसी एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करना या उनके बीच में रिलेशन बनाना। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, फाइन। इस तरह से बहुत सारे डायमेंशंस होंगे जिसको आपको सीखना है, निकालना। तो बुक में है, एनसीईआरटी के पीछे आपका बना हुआ है डायमेंशन, बहुत सारे डायमेंशंस है, उसको आप देखो, प्रैक्टिस करो, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, मेहनत करोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं ध्यान देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ रहना पड़ेगा। आप सरेंडर खुद कर दोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर कोई नहीं समझा सकता। सही तरीका ये है कि आप इसको समझ लिए, कम से कम टाइम दीजिए, 2 बार 3 बार टाइम तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करो, सबसे इम्पोर्टेंट है। फाइन, ओके। अब हम कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन निकालते हैं। जैसे मान लो मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको जी से लिखी डिनोट की जाती है। एक्चुअली में ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन निकालना है जी का। आप में से किसी को कुछ नहीं पता तो मैं बता दूं कि 11th में एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, वहाँ जाके इसे पढ़ना है, और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल जी m1m2/r²। मतलब न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई दो मास एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं तो ये दोनों एक दूसरे को इसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये न्यूटन का फॉर्मूला है जो बाद में पढ़ना है आपको। तो F इज इक्वल टू जी m1m2/r² होता है। मुझे यहाँ पर इस जी की डायमेंशन निकालनी है, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F r²/m1m2। अब मैं अगर इस g का डायमेंशन निकालूं तो क्या निकल के आएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स r²/डायमेंशन ऑफ m1 डायमेंशन ऑफ m2। अब देखो इस फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml t-2, r² को क्या लिख देंगे l², ये हो जाएगा m इंटू m। देयरफॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या निकल के आया m-1 l³ t-2। ठीक है, ये डायमेंशन निकली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब इसके सिस्टम यूनिट तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन कहीं को पूछा नहीं जाता है तो छोड़ दो, आपको पता है क्या लिखना है। जैसे मैं एक लिख के बता देता, एसआई सिस्टम में इसका क्या लिखेंगे kg-1, इसको देख के लिखना है मीटर क्यूब सेकेंड -2। तो इस तरह से यूनिट कहीं भी लिखी नहीं जाती, इसलिए पूछी भी नहीं जाती।
एसआई यूनिट के लिए हम सीधा यहाँ फॉर्मूले पे आ जाएंगे। यहाँ से हम एसआई यूनिट लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा, एफ का न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर और मास का केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो गया जी का। जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नोट कीजिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। क्या करेंगे इसमें, आज डिस्टर्बेंसेस फिर हो गए, वो रिकॉर्ड ही नहीं होना था उसमें, वो स्टॉप हो गया था रिकॉर्डिंग। फोन था तो फिर मुझे फ़ोन आ गया कि ये बंद हो गया है, फिर नहीं मैंने ऑन किया फिर। हाँ फिर अभी ऑन हो, पता नहीं लगता फ़ोन आने से होता है ऐसे। अच्छा तो इसलिए तो बोले फ़ोन को ये करके करिए ना, लेकिन आपको तो ये करना है, फिर आवाज़ नहीं जाएगा। नहीं आवाज़ नहीं जाएगा, आपको तो नेट यूज़ करना है। हाँ नेट यूज़ करना, फ्लाइट मोड में भी नहीं कर सकते। फ्लाइट मोड में भी नहीं कर सकते। जैसे आप तो फ्लाइट मोड में कर देते हैं, आप तो फ्लाइट मोड में कर नहीं पाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, इसे कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। अब ये आया कहाँ से, इसके लिए आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक फॉर्मूला है जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ से जी की डायमेंशन मुझे निकालनी है, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2, राइट। अब आप अगर जी का डायमेंशन निकाले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ m1 डायमेंशन ऑफ m2। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स ये होता है ml(t-2), r इज रेडियस तो ये हो गया एल स्क्वायर डिवाइड बाय m इंटू एम। तो फाइनली ये क्या निकल के आ रहा है आपका, m-1 L3 T-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। अब आप अगर इसका यूनिट देखें तो क्या आएगा, मैंने बताया था डायमेंशन को देख के लिखना होता है। तो m-1 तो क्या लिखेंगे हम, kg-1 मीटर क्यूब सेकेंड -2, ऐसा ही सिस्टम है। दूसरा ग्राम-1 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2, सीजीएस सिस्टम। थर्ड पाउंड-1 फीट क्यूब सेकेंड -2, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम यूनिट्स हो गई। अब अगर मैं जी के लिए डिराइव्ड यूनिट देखूं तो वो मुझे इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। यहां से इसका पहला यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दूसरा सीजीएस सिस्टम में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, राइट। तो ये था एक डायमेंशनल टेक्निक या एनालिसिस, जिससे हम अगर फॉर्मूला पता है तो हम किसी एक क्वांटिटी का डायमेंशन बता सकते हैं, और जब डायमेंशन यहाँ पर निकल जाएगा तो इसको देख के हम सिस्टम यूनिट बना सकते हैं, और फिर इस फॉर्मूले को देखकर डिराइव्ड यूनिट बना सकते हैं। ये सारा डायमेंशनल मेथड में इवेल्युएट किया जाता है।
अब अगर g की वैल्यू की बात की जाए तो g इज इक्वल टू हो गया 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, नोट करें इसको। तो मैं कह रहा था कि एनसीईआरटी के पीछे वाले बैक साइड में एक टेबल बनी हुई है, डायमेंशन के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। एक तरफ क्वांटिटीज़ हैं, फिर बीच में फार्मूला है उनका, और फिर डायमेंशन है। वो आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। बिना फार्मूला के आप डायमेंशन निकाल नहीं सकते। ओके, चलिए।